डॉक्टर मंजीत। जी सर। हाँ, हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि फिर लेट हो जाएगा। जी यस सर, वी हैव एनफ पार्टिसिपेंट्स नाउ। आप स्टार्ट करें सर। हाँ ठीक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर संजय रैना, एडीएमओ डोडा, आपका इस वेबिनार में वेलकम करता हूं। जैसे कि आपको पता ही है कि लास्ट ईयर से कोविड-19 की वजह से हमारी ह्यूमैनिटी कितनी सफर हुई है, कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं, कितनी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए योग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। सबसे पहले मैं एम्फेसिस करता हूं कि वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा जरूरी है एंड एवरीबॉडी शुड गेट वैक्सीनेटेड। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो वही है। उसके बाद उसके साथ साथ में अगर हम अपना योग अपनी डेली रूटीन में इनकलकेट करें तो हमें बहुत ही फायदा हो सकता है। तो आज का हमारा इस वेबिनार का मोटो है कि ये योग प्रोटोकॉल फॉर कोविड प्रिवेंशन। तो इसमें आज हमारे साथ डॉक्टर मंजीत सिंह हैं, एमडी आयुर्वेदा, और हमारे डिस्ट्रिक्ट योगा कोऑर्डिनेटर हैं वो। तो इसके बारे में आज वो पूरी तरह एलैबोरेट करके आप सबको एक्सप्लेन करेंगे, स्लाइड के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। इसमें हमारे 2 फेजेस होंगे। सबसे पहले वो पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दे देंगे और सेकंड फेज होगा जो भी किसी की क्वेरी होगी तो उसके बाद वो अपनी क्वेरी वो अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जिसको भी कोई डाउट हो। सो मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं एट फर्स्ट कि अपने को अनम्यूट करें सो दैट आप अच्छी तरह पूरी कंसंट्रेशन के साथ योग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हम इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, ये कैसे हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है और जिससे हम कोविड-19 इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं और मोर ओवर अगर वो भी इंटेंसिटी बहुत कम हो। सो मैं वेलकम करता हूं डॉक्टर मंजीत सिंह का भी और अब आगे वो आपको इसके बारे में बोलेंगे। डॉक्टर मंजीत। थैंक यू सर। थैंक यू एडीएमओ डोडा, डॉक्टर संजय रैना जी। जैसा कि मैं देख रहा हूँ आज हमारे साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं। हमारे आयुष फ्रेटर्निटी के भी काफी लोग जुड़े हुए हैं और कई टीचर्स हैं, यूथ एंड स्पोर्ट सर्विसेज डोडा के काफी लोग जुड़े हुए हैं। तो ये अच्छा एक अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड हुई है कि हम ऑनलाइन कुछ आइडियाज, कुछ अपना नॉलेज शेयर करें तो सभी को बेनिफिट। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। हेलो, वॉइस नहीं आ रही क्लियर से। आवाज आ रही सर? माइक थोड़ा ना नजर। जी डॉक्टर साहब आ रही है। तो जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो 21 जून को मनाया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड, उसके उपलक्ष्य में हम पूरे 1 सप्ताह से वेबिनार्स कंडक्ट कर रहे हैं। पूरी स्टेट में डिपार्टमेंट ऑफ आयुष के द्वारा ये वेबिनार्स कंडक्ट किए जा रहे हैं। इसी तर्ज पे आज हम डोडा में भी, डिस्ट्रिक्ट डोडा के जितने भी वॉलंटियर्स हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, आयुष से जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए ये वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं। जैसा इस साल की जो थीम है, मैं आ रहा हूँ बाथरूम। अब मैं अपनी स्लाइड शेयर करूंगा। जो मेरा आज का टॉपिक है दैट इज योगा फॉर वेलबींग एंड कोविड-19 प्रिवेंशन। सब मेरी स्लाइड देख पा रहे हैं? देख रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा डॉक्टर मंजीत सिंह, एमडी संस्कृत एंड योग, मेडिकल ऑफिसर हूं डिपार्टमेंट ऑफ आयुष जे&के। योगा फॉर वेलबींग एंड कोविड-19 प्रिवेंशन, ये हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि वेलबींग क्या है। वेलबींग को समझने के लिए, वेलबींग को हम वेलनेस भी बोलते हैं। इट इज रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि हमारी क्वालिटी लाइफ में कैसी है। मतलब हमारे पास कोई अच्छा साधन है, हमारे पास अच्छे घर हैं, हमारे पास हाइजीनिक सारा एनवायरनमेंट है, हमारे पास सारी जो फैसिलिटीज हैं जो हमारी लाइफ को एनहांस करती हैं, हेल्दी करती हैं, क्या वो है? तो ये इम्पॉर्टेंट है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ से सब कुछ जुड़ा है।
हम सेटिस्फाइड हैं तभी जब हम हेल्दी हैं और हमको सारी नीड्स प्रॉपर। वेलबींग इंटरलिंक्ड है, इसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं, जैसे फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, इकोनॉमिक वेलबींग एंड इमोशनल वेलबींग। ये सारे इंटरलिंक्ड हैं। अगर हम फिजिकली हम इल हैं या हम बीमार हैं तो हम मेंटली भी वीक हो, हमें खड़ा हो जाएगा मेडिसिन पे, हम इकोनॉमिकली भी वीक हो जाएंगे और इमोशनली भी बड़ी सारी अटैचमेंट्स रहती हैं, उससे भी वीक हो। ऐसे ही अगर हम मेंटली इल हैं तो ये बाकी फैक्टर्स ऑटोमेटिकली इसके साथ एसोसिएट हो जाते हैं। तो वेल बीइंग एक ऐसा फैक्टर है जो आज हर एक पर्सन के साथ कनेक्टेड है। तो इसी के लिए इस वेलबींग को हम कैसे मेंटेन करें, इसको कैसे मेंटेन करें ताकि हम मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली एंड इमोशनली हम अच्छे रह पाए। इसके लिए हमें एक ट्रू योगी जो होता है वो इन सब पे कंट्रोल करता है। फर्ज कर मेरे पास अगर पैसा कम भी है, मैं इकोनॉमिकली अगर वीक हूँ, लेकिन अगर मैं ट्रू सेंस में अगर योगा प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं उसको अपने माइंड पे हावी नहीं होने दूंगा अपनी प्रॉब्लम को, और मैं सेटिस्फाइड रहूंगा हमेशा। इकोनॉमिकल जितना भी मेरा एक्सपेंसेस है, जितनी मेरा कमाई है, उसमें मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ। या फिजिकली मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं मेंटली इतना स्ट्रांग हूँगा कि मैं उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। तो ये हमें योग सिखाता है। तो योगा को प्रैक्टिस करने से हम फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली और इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हैं। हमें बहुत सारी चैलेंजेस आती हैं, वो सबको आती हैं, लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, लेकिन इन परेशानियों को लड़ने के लिए योग एक बहुत अच्छा माध्यम है। योग को पूरा जानना बहुत जरूरी है और उसको प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब सबसे पहले योग है क्या? योग इस यूनियन, संस्कृत में इसको यूनियन बोला गया है, मीन्स टू यूनाइट। किसको हम यूनाइट करेंगे? अपनी फिजिकल, मेंटल, सोशल, इन सब चीजों को, अपने माइंड को हम बॉडी के साथ यूनाइट करेंगे। फिजिकली और मेंटली हम यूनाइटेड रहेंगे, तब जाके हम स्ट्रांग होंगे। तो ये योग का मतलब है। हम बहुत सारे लोग योग को सिर्फ आसन, प्राणायाम तक ही सीमित रखते हैं, लेकिन उनसे बहुत आगे है योग। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। हम कोविड प्रिवेंशन जैसा आज मेरा टॉपिक है, लेकिन पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा योग के बारे में क्लियर करवाऊं। इसकी जो डेफिनेशन है, योगा चित्त वृत्ति निरोधा, मीन्स योग चित्त मीन्स द माइंड, और माइंड की जो मॉडिफिकेशंस है, हमारे माइंड में क्या बहुत सारे ख्याल चलते रहते हैं। हम जब भी बैठे हैं तो हमें किसी की टेंशन चल रही है, या वो आदमी क्या कर रहा होगा उसके बारे में हम सोच रहे हैं, उस वजह से हम मेंटली वीक हो रहे हैं, कोई टेंशन पाल के रखी है। तो हमने उस माइंड को कैसे कंट्रोल करना है कि हम उन टेंशन से दूर भागें, हम उन टेंशन को अपनी माइंड पे हावी ना होने दें। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योग। मतलब हम योग में अपने माइंड को इतना स्ट्रांग कर लेते हैं कि हम किसी भी चीज से लड़ सकते हैं। तो बड़ी सदियों से, 5000 साल से चला आ रहा है, लेकिन इसको एक पूरे ग्रंथ में, पूरी एक बुक की शेप देने वाले महर्षि पतंजलि हैं, जिन्होंने योग दर्शन में इसको पूरा कोडिफाई किया है, और उनके पूरे सूत्र को एक बुक पूरा, उसको हम पतंजलि योग सूत्र बोलते हैं। तो नेक्स्ट इज अष्टांग योग। अष्टांग योग क्या है कि योग के जो 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि, ये 8 अंग बोले गए। अब आज का जो मॉडर्न योग है सिर्फ आसन और प्राणायाम पे ही डिपेंड है, लेकिन ये इसका ओनली 25% है। बाकी 70 से 75% जो है वो योग अलग चीज है, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। वो हमारे इथिक्स से, हमारे मॉरल कंडक्ट जो है उससे एसोसिएटेड है। पहले मैं कोशिश करूंगा कि यम के बारे में आपको बताने की। तो यम क्या होता है? यम
इज रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन पर यूज, ये हम कैसे अपने आप को रिस्ट्रेन करें ऐसी चीजों से जो हमको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हमको अपना करेक्टर बिल्ड करना, उसके लिए हमको यम और नियम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो यम इज पर्टिकुलरली a very useful for society, must be followed in totality universally with no regard to birth, place, time or circumstances। मतलब इसको टोटलिटी में फॉलो करना है। अगर हमको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है, हमको अच्छा एक ह्यूमन बीइंग बनना है तो इसको फॉलो करना है। तो ये 5 तरह के यम बताए गए हैं। फर्स्टली अहिंसा। अहिंसा मीन्स नॉन इंजुरी, हम किसी को चोट ना पहुंचाएं, दैट इज अहिंसा। नॉन इंजुरी टू ऑल इन वर्ड, डीड एंड थॉट। अब चोट पहुंचाने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को मार रहे हैं और उसको ब्लीडिंग हो रही है या कुछ और हो रहा है। इट कैन बी बाय वर्ड, हम बोल रहे हैं जो, उससे भी उसको चोट पहुंच सकती है। हम जो कर रहे हैं उससे भी कुछ उसको बुरा लग सकता है, उसको चोट पहुंच सकती है, या हम उसको मार रहे हैं। दीज आर द थिंग्स जो हमको प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो। मैं समझता हूँ हर कोई इसको फॉलो नहीं कर सकता, ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हमें कोई गुस्सा दिलाता है तो हम अपने आप को रिस्ट्रेंट नहीं कर पाते, हम एकदम से रिएक्शन शो कर देते हैं, एकदम से उसको मारने के ऊपर आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो योग की बेसिक चीज है, हमें अपने आप को रिस्ट्रेंट करना है। ये हम सीख लें तो हम ऑटोमेटिकली एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं, अच्छे योगी बन सकते हैं, हमारी हेल्थ अच्छी हो सकती है, हमारा इमोशनल मेंटल बैलेंस अच्छा हो सकता है। तो वेयर देयर इज अहिंसा, वेयर अहिंसा इज ऑब्जर्व्ड इन लेटर एंड स्पिरिट, malice and hostility take to their heels। नेचुरल बात है, जैसे गांधी जी की एग्जांपल लीजिए, इतना बड़ा उन्होंने आंदोलन किया अहिंसा के नाम पे, सिर्फ इसी एक रूल को उन्होंने फॉलो किया, दैट वाज अहिंसा। और उन्होंने ब्रिटिश को झुका दिया और पूरा एक इंडिया को आजाद कराया, इंडिया को आजादी दिलवाई। तो उन्होंने कभी किसी के ऊपर लाठी नहीं उठाई। मतलब अहिंसा की ये पावर है। अगर हम अपने आप को इतना रिस्ट्रेंट कर ले तो वो हमारी ताकत है। हम बोलते हैं कि हमारे पास ये भी है, हम उसको मार देंगे, हम शारीरिक बलवान हैं, हम सब कुछ हैं और हमारे आगे कोई टिक नहीं सकता। बट दैट इज नॉट द रियलिटी। रियलिटी ये है कि हमको अंदर से हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं, हम कितना दूसरे को प्रोवोक करने से रोकते हैं। लड़ाई को रोकना है, उसको बढ़ाना नहीं। तो दिस इज द फर्स्ट यम का पहला जो था अहिंसा। दूसरा है सत्य। सत्य मीन्स द ट्रूथ। प्रैक्टिशनर ऑफ ट्रूथ इज वन हु ऑब्जर्व्स इट इन वर्ड, डीड एंड थॉट। तो भी हमें वैसे ही फॉलो करना है वर्ड, डीड एंड थॉट में। अगर हम सच्चा बोलते हैं और सच्ची अपनी थॉट्स रखते हैं दूसरे आदमी के लिए, सोसाइटी के लिए, तो हम ट्रुथ का पालन कर रहे हैं। डिस्क्राइबिंग ए थिंग पर्सन एग्जैक्टली ही सीज और एक्सपीरियंस, मतलब किसी भी चीज को आप जैसे देखते हैं उसको वैसे ही डिस्क्राइब करना, झूठ नहीं बोलना। हेल्दी, स्ट्रॉन्ग विल्ड, एंडोव्ड विद स्टडी इंटेलिजेंस एंड नॉन बायस्ड, ऐसे लोग ही इसका पालन कर सकते हैं। क्योंकि हम भी कई बार, अब जैसे ले लीजिए, हमें कोई स्कूल की ड्यूटी होती है या हमारी कोई ड्यूटी होती है, हम कई बार ड्यूटी पे नहीं होते, तो हमें बोला जाता है कि आप ड्यूटी पे हैं, तो कई बार हम झूठ बोल देते हैं कि हाँ सर मैं ड्यूटी पे हूँ, मैंने आज ये काम कर लिया, वो कर लिया, बट हम ट्रूथ को फॉलो नहीं कर रहे, हम झूठ बोल रहे हैं। स्पीक द ट्रूथ मेलोडियसली, नॉट बिटरली। Secondly, speak the truth for the good of other people, otherwise becomes meaningless। अब ट्रूथ हमें बोलना है, सच्चा हमने बोलना है, लेकिन सच्चाई कई बार दूसरों को चोट पहुंचाती है। तो दूसरों को चोट ना पहुंचे, हमको सच्चाई इस तरीके से बोलनी है कि दूसरों को चोट ना पहुंचे। मतलब उसको मेलोडियसली बोलना है, इसी तरीके से बोलना है, सच्ची बात उसका पता चल जाए उसको, और उसको कोई उसका ज्यादा इफेक्ट भी हो। तो ये ट्रूथ है। थर्ड वन इज अस्ते, मींस नॉन स्टीलिंग। एब्सेंस फ्रॉम स्टीलिंग, एब्स्टेंस फ्रॉम स्टीलिंग, मेकिंग थिंग्स ऑन अनलॉफुली। मतलब हम चीजें इकट्ठी कर रहे हैं, ठीक है, इकट्ठी कर रहे हैं बाय अनलॉफुल मींस, या हम जोड़ रहे हैं
बड़ी सारी चीजों को जोड़ रहे हैं, ऐसी चीजें कलेक्ट कर रहे हैं। कई बार हम झूठ बोल के, कई बार चोरी, कई बार कोई करप्शन, कई बार कुछ। तो ऐसी चीजों को नहीं करना है जो चोरी माना जाए, जो चोरी। वन शुड एक्वायर थिंग्स बाय ऑनेस्ट मीन्स नॉट बाय स्टीलिंग, चीटिंग, करप्ट प्रैक्टिसेस। तो ये अस्ते का मतलब ये है कि हमें करप्ट प्रैक्टिसेस को छोड़ना है। अगर हम ये फॉलो, ये रूल्स जो मैं बता रहा हूँ ये फॉलो करते हैं, तब हम योगी बन सकते हैं, तब हम योग को पूरा डिफाइन कर सकते हैं, उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज पीस ऑफ माइंड कैन नॉट बी एक्वायर्ड। कभी भी आपको पीस ऑफ माइंड नहीं होगा अगर आप चोरी, कोई करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं। तो हमेशा आपको माइंड में टेंशन रहेगी कि आज मुझको वो पकड़ न ले, कल मेरे घर पे कहीं पुलिस ना आ जाए। तो दीज आर द करप्ट प्रैक्टिसेस, ये आपको कभी हेल्दी होने ही नहीं देंगी। मेंटली यू विल बी मोर एंड मोर वीक। आप दिन ब दिन इतने वीक होते जाएंगे, कल को वही कारण आपको स्ट्रेस, एंजाइटी का बन जाएगा। तो यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग। उसके लिए हमें करप्ट प्रैक्टिसेस को छोड़ना होगा, चीटिंग जो हम करते हैं उसको छोड़ना होगा। नेक्स्ट इज ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य इज सेलिबेसी। तो ऐसा पाथ हम चूज करें जो अल्टीमेट पाथ, जो अल्टीमेट पाथ हो उसको हम चूज करें, दैट इज ब्रह्मचर्य। रिस्ट्रेनिंग सेंस ऑर्गन्स फ्रॉम सच एक्टिविटीज व्हिच माइट कॉज अ लैप्स फ्रॉम कंट्रोलिंग। प्लीज अपने आप को पतीले के लिए बना कंट्रोलिंग वन्स माइंड इन वर्ड, डीड एंड थॉट इज ब्रह्मचर्य। मतलब फिर वही बात आ गई, वर्ड, डीड और थॉट पे हमने आपको कैसे कंट्रोल करना है। कोई गलत चीज हम ना करें, उसको कंट्रोल कैसे करना है, दैट इज ब्रह्मचर्य। द एसेंस ऑफ ब्रह्मचर्य इज दैट यू शुड नॉट रन आफ्टर प्लेजर। मतलब इतना भी प्लेजर के पीछे नहीं भागना हमें कि हमें उससे कोई नुकसान हो जाए। हमें अपने आप को कंट्रोल में रखना। One who runs after pleasure cannot acquire knowledge। और जो हमेशा प्लेजर के पीछे ही भागता है उसको कभी नॉलेज नहीं मिल सकता। तो दिस इज ब्रह्मचर्य। और इसका जो फर्स्ट फिफ्थ है, दैट इज अपरिग्रह, मींस नॉन पोजेसिवनेस, नॉन होर्डिंग। ये आज के जो आज का जो दुनिया है, इसमें सबसे ज्यादा इसी की दौड़ लगी हुई है कि हम आप बहुत सारी चीजों को कलेक्ट कर रहे हैं जिनकी हमें जरूरत ही नहीं। फर्ज कर हमें एक बाइक से काम हो रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 4 व्हीलर लें। अगर हमें रिक्वायरमेंट एक बाइक की है तो हम शो ऑफ के लिए 4 व्हीलर ले लें। और जो 4 व्हीलर है, एक मारुति 800 ले रहे हैं, और उसके बाद उनको दिखता है किसी के पास 10 लाख की गाड़ी, कोई बड़ी गाड़ी है, तो वो लेने की कोशिश करते हैं कि कैसे। वो ये नहीं सोचते कि उनकी इनकम कितनी है। फर्ज कर अगर 20,000 भी उसकी डेली की इनकम है या 30,000 उसकी सैलरी है, तो वो 30,000 में भी 10,000 अपनी EMI पे कटाएगा। और उससे क्या होगा, उसको डेली लोन एक ओवरबर्डन हो गया और उसका डेली का खर्चा बढ़ गया। तो अगर वो अपने आप को रिस्ट्रेन करे और इस नियम का पालन करे तो वो हेल्दी रह सकता है, वो सेटिस्फाइड रह सकता है। अगर उसको एक बाइक से ही काम चल रहा है तो वो बाइक ही चलाए, या एक नॉर्मल छोटी गाड़ी से काम चल रहा है तो उसको चलाए, जितने तक वो अफोर्ड करे। मतलब हमें होर्डिंग नहीं करनी है, थिंग्स को कलेक्ट नहीं करना है। वन हु डज नॉट अब्सटेन फ्रॉम द अर्जेस टू पोसेस more of comforts and luxuries of life falls into the trap of attachment and egoism। तो जो भी वो इकट्ठा करा जा रहा है, बड़ा घर बना रहा है, बड़ी सारी चीजें अपने लिए, बड़ा आलीशान लग्जरियस लाइफ जी रहा है, लेकिन वो क्या हो रहा है उससे, वो ईगो का शिकार हो रहा है, उसमें ईगोइज्म बढ़ रहा है। आप देख लेंगे कई भी ऐसे लोग हैं आपकी सोसाइटी में इर्द गिर्द भी होंगे जो बहुत हाई फाई हैं या कुछ है, तो कहीं ना कहीं उनमें भी वो ईगोइज्म के शिकार हो जाते हैं, वो माया जाल में फंस जाते हैं। और दैट इज वन ऑफ द रीजन कि वो कल, आज नहीं तो कल वो डिजीज हो जाए। तो ये अटैचमेंट जो है इन चीजों से, जो बाहर की चीजें हैं, इनसे अटैचमेंट को हटाना है। हमें जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी चीजों को हमने अपने घर में रखना है। By observing this, lot of energy and time is saved, and for sadhana also can give peace of mind। Actually हम
अगर इन चीजों से दूर रहें तो हम पीस ऑफ माइंड में रहेंगे, हम मेंटली बहुत पीसफुल रहेंगे। तो ये था यम। यम के 5 टाइप्स मैंने आपको एलैबोरेट किए जो बहुत इंपॉर्टेंट थे बताने। ये हमारा पर्सनल कंडक्ट था। अब हम आते हैं नियम। नियम मीन्स हमारी जो डेली रूटीन वो कैसी होनी चाहिए एज पर योगा। ये फर्स्ट नियम। इन ए पर्सन कोड ऑफ कंडक्ट जो है, द ऑब्जर्वेंस ऑफ नियम प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। अब हमें हेल्दी रहना है तो कैसे रहना है, उसके लिए हमें नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। तो नियम का जो फर्स्ट ये है दैट इज शौच। शौच मीन्स क्लीनिनेस। ये 2 तरह की हो सकती है। फर्स्ट इज इंटरनल। इंटरनल मीन्स रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज ऑफ माइंड, इंटेलेक्ट एंड चित्त। हमने माइंड को कैसे हम साफ रखें, दैट इज इंटरनल क्लीनलीनेस। ओ भैया और ठीक हो? बस लाइटें जला के रखना क्या जी? दैट इज इंटरनल क्लीनलीनेस, कि हम अपने माइंड को कैसे साफ रखें। एंड एक्सटर्नल क्लीनलीनेस जो होती है दैट इज रिलीजिंग ऑफ बाउल्स, टेकिंग बाथ रेगुलर, वियरिंग नीट क्लॉथ्स। ये जो हम डेली रूटीन करते हैं, सुबह उठ के जब हम अपने आप को पूरा साफ करते हैं, पूरा नहाते हैं, बाउल मूवमेंट्स प्रॉपर करते हैं, सब कुछ, तो दैट इज एक्सटर्नल क्लीनिंग। दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंटरनल क्लीनिंग भी उतनी इंपॉर्टेंट है। तो हम अगर इंटरनली हम दूसरे के लिए गुस्सा रख रहे हैं, हमारे माइंड में कोई ऐसी थॉट चल रही है, हम इम्प्योर माइंड है, हमेशा दूसरे के लिए बुरा सोच रहे हैं, तो वी आर नॉट क्लीन एट आवर मेंटल लेवल। हम इंटरनली क्लीन नहीं है। एक्सटर्नली चाहे हम जितना अपने आप को धो लें, लेकिन इंटरनली हम दूसरे के लिए बुरी भावना रख रहे हैं, उसके लिए गलत सोच रहे हैं, तो हम कभी भी क्लीन नहीं हो सकते, हम शौच का पालन नहीं कर सकते। तो इसका फर्स्ट नियम था। सेकंड इज संतोष। संतोष मीन कंटेंटमेंट, happiness derived from the attachment of wealth and property acquired by the sweat of the brow is content। मतलब मेहनत, संतोष, संतुष्ट रहे अपनी लाइफ में। हमें जो है, जितना दिया है भगवान ने, अल्लाह ने जितना भी कुछ दिया है, हम उसमें सेटिस्फाइड रहे। जितनी हमारी कैपेसिटी है, जितना हमसे बन सकता है मेहनत से जो हम कमा रहे हैं, हम उसमें संतुष्ट रहे। हम फिर वही बात आ गई कि हम चोरी के पीछे ना जाएं, किसी ऐसे मेथड से चीजों को एक्वायर ना करें, तो ये हमें संतोष देगा, संतुष्टि देगा। जब हम संतुष्ट होंगे अपनी लाइफ में, तो हम हैप्पी रहेंगे। वी डू नॉट फील जेलस ऑफ। इसका एक रीजन ये भी है कि हम अगर किसी और के पास कोई बहुत सारी अच्छी चीजें आ जाती है, तो हम जेलस करते हैं कि ये हमारे पास क्यों नहीं। अगर कोई किसी के पास अच्छी गाड़ी है, घर है, कुछ भी है, तो ये हमारे पास क्यों नहीं, हम उससे जेलस होना शुरू हो जाते हैं। अब इस जेलसी को छोड़ना, अगर हमको संतुष्ट रहना है, इट इज राइटली सेड, नो वेल्थ इज सुपीरियर टू द वेल्थ ऑफ कंटेंटमेंट। मगर हम संतुष्ट है तो हम पूरी वेल्दी है, हमारे पास सब कुछ, हमारे पास पैसा भी है, फिर सब कुछ, लेकिन हम अगर वेल्दी नहीं है, हम अगर संतुष्ट नहीं है, तो फिर हम वेल्दी नहीं। तो ये मोस्ट एसेंशियल है प्रेजेंट टाइम, क्योंकि आज की डेट में सबको होड़ लगी है अच्छा घर बनाने की, अच्छा ये करने की। ठीक है, आपको हाइजीनिक रहना, आपके लिए जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जितना आपको जरूरत है वो होना चाहिए, लेकिन एक्सेस में आप जब एक्वायर करेंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। नेक्स्ट इज तप। तप इज ऑस्टेरिटी, द कंट्रोल ऑफ सेंस ऑर्गन्स, बॉडी एंड माइंड इन ऑस्टेरिटी। मतलब हम सेंस ऑर्गन्स को कैसे कंट्रोल करें, उसको हम तप बोलते हैं। ये प्योरिटी लाता है लाइफ में। जब भी हम तप करते हैं तो प्योरिटी लाता है। All the conflicts of body and mind are removed by the practice of tapa. It is by the practice of tap our great saints have got in highest attainment. अब तप है, तप मीन्स अपने आप को ध्यान में लगाना, अपने आप को अपना पूजा पाठ से भी आप उसको रिलेट कर सकते हैं। मीन्स कोई भी चीज आपने करनी है, उसको फुली डेडिकेशन से करना है, वो भी एक तप है। तो ये हमें हमारी बॉडी में, हमारी लाइफ में प्योरिटी लाएगा। जितने भी ग्रेट सेंट्स हुए आज की डेट में, वो इस नियम का पालन करते थे। इसी वजह से वो इतने हायर इंटेलेक्चुअल लेवल उनका बहुत हायर रहा, जिनकी आज भी हम, जैसे गौतम बुद्ध को ले ली,
ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उनकी आज भी हम एग्जाम्पल्स देते हैं और उनका लिटरेचर हम आज फॉलो करते हैं। उन्होंने लाइफ में इन चीजों का पालन किया, तभी जाके वो इस मुकाम तक पहुंचे। देन इज स्वाध्याय। स्वाध्याय मीन्स सेल्फ स्टडी, टू नो वन ओन सेल्फ इन स्वाध्याय। अपने आप को हम कैसे जाने, हम क्या नॉलेजफुल, कितने नॉलेजफुल बने, वो सेल्फ स्टडी हम करें। सेल्फ introspection with the study of scriptures and the listening to the sermons of rishis and realized souls। जो भी ऐसे ऋषि हैं, जो संत हैं, जो अच्छे लोग, उनको फॉलो करिए, उनको स्टडी करिए। These days many journals and magazines are published in the name of literature, but they deal only with matters of worldliness। मतलब हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हम इन बुक्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम बहुत नॉलेजफुल हैं, हम बहुत बड़े डॉक्टर बन गए, हम बहुत बड़े इंजीनियर बन गए, लेकिन क्या हम सेटिस्फाइड हैं लाइफ में? हम तब तक नहीं सेटिस्फाइड हो सकते जब तक हमको अपने लिटरेचर का ज्ञान ही नहीं, जब तक हमको पता ही नहीं है कि हमें कैसे जीना है। हमको, हमारे पास जो ज्ञान है, हमें अच्छे डॉक्टर बन गए हैं, हम अच्छे टीचर बन गए हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ बुक्स का ज्ञान है, हमारे पास सिर्फ वही ज्ञान है जो हमने दूसरों को बोला। लेकिन सेल्फ के लिए आपने क्या किया? सेल्फ स्टडी आपने क्या की? आपने अपनी इंटेलेक्ट को कैसे बढ़ाया? उसके लिए स्वाध्याय की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, वैसे लिटरेचर को जो मीनिंगफुल लिटरेचर है, जो अच्छा लिटरेचर है। ये नहीं कि मैगजीन पढ़ें। आज क्या वो जनरल नॉलेज के लिए हम बहुत सारी एक्टिविटीज जो दुनिया में हो रही है वो हम कर रहे हैं, ठीक है, वो एक अलग पार्ट है, दैट इज ए कॉम्पिटिटिव पार्ट। लेकिन अपने आप को हम कैसे उभारें, कैसे एक इंटेलेक्चुअल पर्सन बनाएं, उसके लिए सबसे बेस जो है वो हमारे शास्त्र है, हमारी हॉली बुक्स हैं, जो हमको अच्छी थॉट्स देती हैं। The true knowledge comes from the study of Vedic books, scriptures, meaningful literature. Knowledge is not worldly, but it relates to आत्मा। मतलब हमें ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि हमारे आत्मा खुश हो जाए, हम इतने इंटेलेक्चुअल हो जाए। वो वाला ज्ञान जो हम कमाई के लिए कर रहे हैं वो तो एक स्टडी दूसरा पार्ट है, लेकिन हमें सेल्फ को एनलाइटन करने के लिए ऐसी चीजों की स्टडी करनी चाहिए। फिफ्थ वन इज ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर मीन्स गॉड, अल्लाह। आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी चीज को रिलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको अपने आप को सरेंडर करना, मतलब वी आर एट लास्ट वी आर द क्रिएचर्स, जिनको उसी की इससे हम चल रही है, पूरी सृष्टि उसके ऊपर निर्भर है, उसी के इससे चल रहे। तो मीन्स कंप्लीट सरेंडर टू प्रिवेंट गॉड, जो भी गॉड है उसको कंप्लीट सरेंडर होना। इट इज टू एक्सपीरियंस द हिज डिवाइन प्रेजेंस इन द स्मॉलेस्ट पोर्स ऑफ आवर बॉडी, कि हम उसकी डिवाइन प्रेजेंस को अपने अंदर महसूस करें। सरेंडरिंग ऑफ ऑल द एक्टिविटीज of our sense organs, prana and the benefits acquiring from such actions to ईश्वर। मतलब हम जो भी डेली रूटीन में कर रहे हैं वो हम अपने ईश्वर अल्लाह को समर्पित करें, उसको सरेंडर करें। His light activates mind, intellect, अहंकार and removes the impurity of mind। At last मतलब हमें इन चीजों का पालन करना है। ईश्वर का जो भी हम डेली रूटीन में करते हैं तो हमें उसका धन्यवाद करना है। हमारा उससे अहंकार दूर हो जाएगा, हमारी बुद्धि अच्छी हो जाएगी, इंटेलेक्ट बढ़ जाएगी, और जो भी हमारे अंदर इम्प्योरिटीज है कहीं ना कहीं वो भी दूर हो जाती है। तो ये यम नियम बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है योग का। इसको अगर हम फुल तरीके से प्रैक्टिस करें, और ये आज की डेट में स्कूल्स में इंट्रोड्यूस करने का टॉपिक है, जो स्कूल्स में बच्चों को पता होना चाहिए, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग इससे हो सकती है। ये सभी टीचर्स को मैं स्पेशली बोलना चाहूंगी, जब भी वो बच्चों को पढ़ाते हैं तो ऐसी चीजें पढ़ाएं कि उनका इंटेलेक्ट कल को बहुत अच्छा हो जाए, वो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बने। तो ये यम नियम जो योग हमें सिखाता है, ये उसका फर्स्ट दो जो है इनका पालन करना चाहिए। उसके बाद जाके हम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग होंगे, तो फिर जाके हम आसन प्राणायाम भी कर पाएंगे। तो नेक्स्ट जो थर्ड इसका स्टेप है दैट इज आसन। मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा क्योंकि मेन जो टॉपिक हमारा कोविड पे भी है वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो आसन क्या होता है? आसन इज स्थिर सुखम आसन। आसन ये नहीं है कि हम किसी पोज में बैठ जाएं, मतलब कोई भी कंफर्टेबल पोज,
उसको आसन बोला गया। आसन मतलब कोई भी किसी भी आप सिंपल पद्मासन या सुखासन में हम जैसे बैठते हैं उस आसन को भी आसन बोला गया है। तो कोई भी कंफर्टेबल पोज आसन होता है। बहुत सारे इसमें 84 प्रकार के आसन बोलेंगे, 32 प्रकार के, खैर ये आज हमारा टॉपिक नहीं, ये बड़ा लेंथी हो जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हम योग तो करते हैं, तो योग करने से पहले हमें क्या चीजें करनी चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट है। फर्स्टली हमें फुल फेथ होना चाहिए, जो भी हम चीज कर रहे हैं योग पे फेथ रखें। ऐसे ही नहीं, इसको पूरे वर्ल्ड ने अडॉप्ट किया है। आज की डेट में 130 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड इसको अडॉप्ट कर रही हैं, उन सब ने इसको अडॉप्ट किया है। कुछ ना कुछ इसमें बात है जो उन्होंने अडॉप्ट किया है। तो योगा, इस पे फेथ रखें, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल। प्रैक्टिस आफ्टर हैविंग गुड स्लीप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एटलीस्ट गुड स्लीप करें। गुड स्लीप हमें तभी आएगी जब हम यम नियम का फॉलो करेंगे। अगर हम यम नियम फॉलो नहीं करेंगे तो हमें गुड स्लीप नहीं आ सकती। कितना नंबर है अभी चलो कुछ फ्री फ्रॉम फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस से हम फ्री रहें। आफ्टर क्लीनिंग बाउल्स, जितनी भी हमने डेली रूटीन है, सुबह की जो रूटीन है यूरिन एंड बाउल्स की, वो हम क्लियर रखें, अपने आप को साफ रखें। बिफोर प्रैक्टिस आसना टेक एटलीस्ट थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर ले लें। जब भी आप कोई आसन कर रहे हैं, कोई योग की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, तो हल्का सा वार्म वाटर ले सकते हैं। अपने जॉइंट्स को हल्का माइल्ड ऑयलिंग कर लीजिए, उससे फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। वियर लूज कंफर्टेबल क्लॉथ्स, क्लॉथ्स ऐसे रखेगी जो कंफर्टेबल हो। अवॉइड वियरिंग स्पेक्टिकल्स, बेल्ट्स, नेकलेसेस, ऐसी चीज ना पहने जिनसे आपको योग करते वक्त कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई कट लग जाए, तो उनको निकाल दें। कंफर्टेबल मैट्स पे बैठे। जब भी आप योग करते हैं तो अपने लिए टाइम निकालें, थोड़ा सा सुबह का खाली पेट में टाइम निकालें और ये मैट बिछा लें। तो उस पर समझें कि ये एक आप तपस्या कर रहे हैं अपने लिए, तो योग डेली प्रैक्टिस करें। अवॉइड आसना इन कंडीशन लाइक फीवर, टायर्डनेस, वीकनेस ड्यूरिंग मेंसेस। ऐसी अगर कंडीशंस हैं किसी को, तो उसको अवॉइड करें। उसको नहीं बोलें कि कभी भी कोई बीमार है तो उसको स्ट्रेस नहीं दें योग करने के लिए, ना उसको एडवाइस करें। प्रैक्टिस शुड बी डन अंडर गाइडेंस ऑफ योगा एक्सपर्ट। करेंगे, कोई भी नियरेस्ट आपके पास योगा एक्सपर्ट है उसको एक कॉल करके या उसको पूछ लें कि मैं ये कर रहा हूँ तो क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड मेंस्ट्रुएशन कंसल्ट योगा एक्सपर्ट। उसके ड्यूरिंग भी हम कुछ आसन बोलते हैं करने को, बट दैट शुड बी अंडर प्रॉपर गाइडेंस कि आपको कोई कंसल्ट करके आपको क्या करना है। नेक्स्ट है, ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ योगासना शुड बी सिंक्रोनाइज्ड विद ब्रीदिंग पैटर्न। इसमें ब्रेथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कभी हड़बड़ाहट में योग को नहीं किया जाता है, सिंक्रोनाइज्ड वे में स्लोली किया जाता है। फर्स्ट कर इसकी एक एग्जांपल मैं देता हूँ। जब हम पादहस्तासन करते हैं, मींस फॉरवर्ड बेंडिंग जब कर रहे हैं हम, तो हमको एक्सेल करना है। एक्सेल मतलब हम अपनी बॉडी को कंट्रैक्ट कर रहे हैं, कंट्रैक्शन दे रहे हैं। हम अपनी जो बेंड हो रहे हैं आगे को, तो बेंड होते हुए हम अपने आप को कंट्रैक्ट कर रहे हैं। तब हमने ईयर को अपने अंदर नहीं रखना है, ब्रेथ को अंदर नहीं रखना है, उसको एक्सेल करना जरूरी है, उसको एक्सेल करना है। और जब हम वापस उसका ऊपर को जा रहे हैं अर्ध चक्र आसन की इस पोजीशन में, तो तब हमें इनहेल करना है, मतलब ब्रेथ को लेना है। अगर हम ब्रेथ को अंदर रखेंगे तो उससे प्रेशर डेवलप होगा एब्डोमिनल एरिया में और बहुत कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई टीयर हो सकता है। तो योग को कभी भी जो फॉरवर्ड बेंडिंग या कॉन्ट्रैक्शन वाले पोजेस आप कर रहे हैं तो एक्सेल करना है, हमेशा ईयर को आउट करना है। और हमेशा जो आसन करना दैट शुड बी इन काउंटर पोज। मतलब फॉरवर्ड बेंडिंग हम कर रहे हैं तो हमें उसकी काउंटर पोज बैकवर्ड बेंडिंग भी करनी है। तो ये एक तरीका है इसको योग को करने का। योग हमेशा सिस्टम में किया जाए, प्रॉपर सिस्टम से किया जाए। जैसे पहले आसन किए जाएं, उसके बाद प्राणायाम करें। हम प्राणायाम हमेशा पहले कर लेते हैं, चलो कभी कभी कर देते हैं, लेकिन हमें अगर पूरा बेनिफिट योग का उठाना है तो हमेशा आसन को पहले करें। उससे क्या होगा, हमारे जो बॉडी के टॉक्सिन्स हैं, मसल्स हैं, वो उनको स्ट्रेच मिलेगा और वहां से वो टॉक्सिन्स निकाल, फिजिकल एक्सर्शन से हमने अपने टॉक्सिन्स को निकालना है। उसके बाद प्राणायाम से हमने अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को साफ करना है। तो इसका पूरा एक तरीका है, हमेशा पहले आसन को करते हैं फिर प्राणायाम को किया जाता है।
जस्ट आफ्टर प्रैक्टिस डोंट टेक। ये इंपॉर्टेंट है कि हम कई बार ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो पसीना आ रहा होता है, गर्म होती है बॉडी, तो एकदम से हम शावर ले लेते हैं, एकदम से बात कर लेते हैं। ये कभी नहीं करना है। जब भी बॉडी गर्म है, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको एकदम से आधे घंटा कम से कम रिलैक्स करना है, अपने आप को कूल डाउन करना है। उसके बाद आप ये बाथिंग वगैरह की। पर्सन शुड गिव पॉज ऑफ 10 to 15 से एवरी सेट ऑफ आसन। जब भी आसन कर रहे हैं, अगर आपको ज्यादा ब्रीदिंग फील हो रही है या आपको सांस चढ़ रही है, तो हाँ आप रिलैक्स करें। मसल जॉइंट्स शुड नॉट बी केप्ट इन कंटिन्यूस। योग और एक्सरसाइज में यही डिफरेंस आ जाता है कि हम एक्सरसाइज में, जो हम जिम में जाते हैं या कहीं जाते हैं, उसमें हम अपने बॉडी को कंटिन्यू स्ट्रेन पे रखते हैं, लेकिन योग में हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं। तो हमेशा योग के बीच में थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए। और कभी भी योगासन और एक्सरसाइज को इकट्ठा नहीं करें। कोशिश करें कि योग एक अलग पार्ट है और वेट लिफ्टिंग और जो एक्सरसाइजेज हैं ये अलग अलग। अब हम आसन कुछ बताता हूँ मैं, जो मोस्टली कुछ सिस्टम्स हमारी बॉडी के, उनके लिए बेनिफिशियल है, जो हमारी बॉडी सिस्टम पे पर्टिकुलरली रिएक्ट करते हैं। तो श्वास संस्थान, जैसे इसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, इसमें कपालभाति और जितने भी प्राणायाम, अनुलोम विलोम है, उज्जाई है, ये सब बेनिफिशियल है। और पद्मासन, सिद्धासन, भुजंगासन, जो भी हम आसन ऐसे हैं जो हमारी चेस्ट को एक्सपेंड करते हैं, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बेनिफिशियल है। ऐसी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए जो बेनिफिशियल आसन है वो शीर्षासन है, सर्वांगासन, उत्तान पादासन। मीन्स हमेशा जो इन्वर्टेड पोजेज है, ये क्या है, ये इन्वर्टेड पोज है। हम पूरे दिन अपने पैरों पे खड़े रहते हैं और पूरी एक्टिविटीज जो हमारी डेली की हैं वो वैसे ही करते हैं, लेकिन हमें दिन में एटलीस्ट 5 सेकंड के लिए अपने आप को उल्टा करना चाहिए। अब अगर हमने अपनी बॉडी सर्कुलेशन को ठीक करना है, हम अपने आप को उल्टा करेंगे तो हमारा जो ब्लड फ्लो है वो रिवर्स होगा। मीन्स फ्रॉम फीट टू डाउन टू ब्रेन। तो ब्रेन के लिए सप्लाई बढ़ेगी, हार्ट की तरफ सप्लाई आएगी, उससे हमारे चैनल्स खुल जाएंगे, हमारी सर्कुलेशन बॉडी की बढ़ जाएगी। और इवन जो हार्ट की कई कंडीशंस हैं, सभी को तो नहीं बोलता मैं, मगर कुछ कंडीशन जो शुरुआती हार्ट की जैसे ब्लॉकेजेस हैं कुछ, उनमें भी हम ये एडवाइस करते हैं विद प्रॉपर गाइडेंस। ऐसे नहीं करें कोई भी, विद प्रॉपर गाइडेंस। तो दूसरा है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए उत्तान पादासन है, सर्वांगासन है, हलासन है, शलभासन है, पश्चिम उत्तान आसन है, भुजंगासन है, शीर्षासन। ऐसे ही मस्कुलर सिस्टम जो है उसमें शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, पश्चिमोत्तासन, वज्रासन, प्राणायाम इंपॉर्टेंट। ऐसे ही नर्वस सिस्टम जो हमारा है उसमें सूर्य नमस्कार एक टॉपिक है, उसके 12 पोजेज आते हैं, और वो अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करें तो वो हमारे ओवरऑल बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। वज्रासन है, कुक्कुट आसन है, धनुरासन है। इनको आप, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि इनका एक एक चीज मैं आपको बताऊं, तो प्रैक्टिकल सेशंस में भी ये चीजें क्लियर होती हैं। अब आते हैं, ये आसन मैंने कुछ आपको बताए, अब आते हैं हम प्राणायाम, जो आज के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कोविड पैंडेमिक जो है, इसमें काफी इसका रोल रहा है प्राणायाम का। लेकिन इसको करना कैसे है, इसको क्या किया जाता है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसको 4th स्टेप ऑफ अष्टांग योग बोला गया है, मतलब आसन के बाद हमें प्राणायाम करना चाहिए। तो प्राण क्या है, द ब्रेथ, जो हम सांस लेते हैं वो प्राण है, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं उसको प्राण कहा गया है। और आयाम मीन्स स्ट्रेच करना, हम ऑक्सीजन अंदर भरे तो हमारा लंग्स एक्सपैंड होंगे, तो उसको आयाम बोला गया है। और उसको कंट्रोल कैसे करना है, अपने ब्रेथ को कंट्रोल कैसे करना है, तो ये ओवरऑल प्राणायाम की डेफिनेशन। This strengthens the lungs, balance the nervous system, prepares the body to hold the breath. ये हमारी नर्वस सिस्टम को, बॉडी को प्रिपेयर करता है, इसलिए ब्रेथ को रोकने के लिए हम प्राणायाम जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि हम सांस अंदर ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ये नहीं। हमने सांस जो लेनी है उसको कंट्रोल्ड वे में लेना है और उसको रोकना है, उसको कुंभक बोलते हैं, वो करना बहुत जरूरी है अगर हमें पूरा ऑक्सीजन का फायदा लेना है।
तो practicing pranayam on regular basis regulates energy flow to 72 channels. मतलब हमारी बॉडी के हम मानते हैं एज पर आयुर्वेदा हम 72 चैनल्स है हमारी बॉडी में जिनको प्राणायाम खोल देता है, इसको करने से वो खुल जाते हैं। जैसे बहुत सारे साइनसेस हैं उनको खोल देता है उनको। अब प्राणायाम को हम समझते हैं कि फिजियोलॉजी ऑफ ब्रीदिंग क्या है, मॉडर्न वे में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्टली जो हम लेंगे वो नाक से तो लेंगे ही सांस, विंड पाइप से जाएगी, लंग में जाएगी, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में, फिर वहीं से ट्रांसपोर्ट हो जाएगी ऑक्सीजन मसल्स में, ब्लड में, ठीक है। तो लेकिन इसका हमें कहाँ पे इसका बेनिफिट मिलता है वो समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लंग्स होते हैं हमारे, उसमें जो लोअर लोब्स होते हैं, लोअर लोब से मोस्टली जो ब्लड होता है वो वहीं पे स्टे करता है, वहीं पे रहता है वो। और जब भी हम जो नॉर्मल सांस लेते हैं उसको हम शैलो ब्रीदिंग बोलते हैं। शैलो ब्रीदिंग मतलब स्लो सांस लेना जो हम नॉर्मली लेते हैं। शैलो ब्रीदिंग और प्राणायाम में यही डिफरेंस है। लेकिन हम जब डीप ब्रीदिंग करेंगे तो हमारे लोअर लोब डायफ्राम को स्ट्रेच करेगा और लोअर लोब तक ऑक्सीजन को पहुंचाएगा और वहां वो ब्लड में मिक्स होगी वो ऑक्सीजन। जब ब्लड में मिक्स होगी तो ब्लड पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को रेगुलेट करेगा, उसमें मिक्स होगा तो पूरे मसल्स को सप्लाई जाएगी, ऑर्गन्स को सप्लाई जाएगी। तो इसका बेनिफिट है प्राणायाम का। प्राणायाम करने से एकदम से पूरी बॉडी ऑक्सीजनेटेड हो जाती है। जैसे कोविड में जो प्रॉब्लम आ रही है कि ऑक्सीजन कम हो रही है, अगर हम प्रॉपर प्रैक्टिस करें तो हमें कभी भी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं आ सकती। हमारे सारे चैनल्स खुले रहेंगे, ऑक्सीजन का फ्लो, एनवायरनमेंट में इतनी ऑक्सीजन है कि हमें ऑक्सीजन की जरूरत, सिलेंडर की जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है ऑक्सीजन। लेकिन हमको उसका कैसे यूज करना है, कैसे अपनी बॉडी में लेना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उसको लेने का तरीका है कि हम डीप ब्रीदिंग हमेशा जो करें तो एटलीस्ट दिन में 2-3 बार 5-5 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग हम करें तो हमारी बॉडी में एनफ ऑक्सीजन आ जाएगी। नेक्स्ट हम जो समझना चाह रहे हैं ब्रीदिंग मैकेनिक क्या है। तो ब्रीदिंग मैकेनिक्स में आपने देखा होगा, फर्स्टली जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जब वो ऑक्सीजन लेते हैं, जब वो सांस लेते हैं तो उनका पेट, आप कभी देखिएगा उनका पेट पूरा ऊपर नीचे हिलता है, मतलब पूरा जब सांस लेते हैं तो पेट, दैट मीन्स उनका डायफ्राम पूरा एक्सपेंड हो रहा है। उनको कोई इंप्योरिटी लंग्स में नहीं है कि वो सांस को रोक रही, उनका पूरा डायफ्राम हिलता है। तो दैट इज द एग्जैक्ट वे ऑफ ब्रीदिंग कि हम इस तरह से ब्रीदिंग लें। तो ब्रीदिंग के 3 तरह की बोलेगी ये, डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग, थोरेसिक एंड क्लेविकुलर। थोरेसिक ब्रीदिंग मींस जो हमारे चेस्ट के अंदर लंग्स तक सीमित, डायफ्रेगमेटिक जो हमारे एब्डोमेन, जब हम पेट को भी आगे को हमारा खींचता है, दैट इज डायफ्रेगम मींस उस वक्त पता लगता है कि हमारा डायफ्राम तक ब्रेथ पहुंच गई है। और क्लेविकुलर जब हम इस पार्ट पे ब्रेथ को कंसंट्रेट करते हैं। ये प्रैक्टिसेस है कुछ, ये आज ही नहीं बता सकता लेकिन ये करने से होता है। तो डायफ्रेगमेटिक जो ब्रीदिंग है दैट इज मोस्ट एफिशिएंट। इन्फेंट्स यूथ इन नेचुरल एफिशिएंसी उनकी बढ़ती है, बच्चों में जो देखा गया है। योगिक ब्रेथ इज कंप्लीट ब्रेथ, एक्सरसाइजेज ऑल 3 एरियाज ऑफ लंग्स। अगर हम योगिक ब्रीथ लें, मतलब डीप ब्रीथिंग और डीप इनहेलेशन करें, तो हमारे लंग्स के जो 3 एरियाज हैं, पूरे जो एरियाज हैं, वो उनकी कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाएगी, वो रिफ्रेश हो जाएगी। अब इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ योगिक ब्रीथिंग। अब योगिक जो ब्रेथ हम लेते हैं, लेकिन वो कैसे लेनी चाहिए उसका एक पूरा तरीका है। हम ये नहीं कि सीधा सांस लिया थोड़ा देर फिर एक्सेल किया, लिया एक्सेल किया, वो भी एक तरीका है। लेकिन मोस्ट जो प्राणायाम जिसको हम बोलते हैं दैट इज पूर्वक, रेचक एंड कुंभक। पूर्वक इज ब्रेथ इनहेलेशन, मतलब हम सांस को अंदर ले रहे हैं उसको हम पूर्वक बोलते हैं, और जब हम छोड़ रहे हैं एक्सहेल कर रहे हैं उसको हम रेचक बोलते हैं, और जब हम सांस को रिटेन कर रहे हैं, रोक रहे हैं, उसको हम रेचक बोलते हैं, उसको हम कुंभक बोलते हैं। तो कुंभक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है प्राणायाम का। अगर हम कुंभक नहीं करते हैं तो हमारा कंप्लीट प्राणायाम नहीं हो सकता। तो हमें सबसे पहले कुंभक लगाना, मतलब हमें अपने आप को, अब कुंभक हम एक्सटर्नल वे में भी कर सकते हैं, उसको बाह्य कुंभक होते हैं, और इंटरनल कुंभक भी लगा सकते हैं। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं और उसको थोड़ी देर के लिए रोकना है, सांस ली उसको रोकें
और फिर छोड़ें स्लोली, फिर बाहर निकालें। जो हमने रोकी वो हमारे ब्लड में मिक्स हुई, उसको टाइम दें ब्लड में पूरे मिक्स होने के लिए और फिर रिलीज करें। ऐसी प्रैक्टिस हम डेली 2-3 बार दिन में करें। और बाही कुंभक होगा जब हम सांस बाहर छोड़ेंगे और उसको बाहर ही रोकेंगे, मतलब हम अंदर नहीं लेंगे, हमारा पेट पीछे रहेगा, लंग्स पूरे एम्प्टी रहेंगे, उसको हम बाहर रोकेंगे, तो ये बाही कुंभक। तो ये प्राणायाम करने का प्रॉपर तरीका है, इसको फॉलो करना चाहिए। प्राणायाम करने का यही तरीका है कि हम लें, अगर हम 2 सेकंड या 3 सेकंड ले रहे हैं सांस, तो 3 सेकंड हम उसको रोकें और 3 सेकंड एटलीस्ट उसको बाहर निकालने में लगाएं। तो ये एक ब्रीदिंग टेक्निक है, इसको फॉलो करना, इसको समझना बहुत जरूरी है। तब जाके हम कोविड की प्रिवेंशन कर सकते हैं, तब जाके हम हर बीमारी से प्रिवेंट हो सकते हैं। जो प्राणायाम है ये हमारे चैनल्स को जो बहुत सारे रीजन से ब्लॉक हो जाते हैं उनको ओपन करता है। तो फर्स्टली जो योगिक वे में या योगिक लैंग्वेज में हम ईड़ा और पिंगला 2 तरह की नाड़ीज बोलेगी, ये चैनल्स बोलेंगे। ये जो नॉस्ट्रिल है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो है इसको हम ईड़ा नाड़ी बोलते हैं और राइट नॉस्ट्रिल को हम पिंगला बोलते हैं। तो ईड़ा और पिंगला इन दोनों को ये एक्टिवेट करता है, साफ करता है। और इनकी जो ब्लॉकेज होती है स्ट्रेस से हो सकती है, टॉक्सिसिटी से हो सकती है, फिजिकल बॉडी में कोई टॉक्सिसिटी उससे हो सकती है, और मेंटल कोई ट्रॉमा है उससे भी ये ब्लॉक हो जाता है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल है हमारा खाना पीना गलत है, हम एकदम से गर्म चीज खा रहे हैं उसके बाद एकदम से ठंडा पानी पी रहे हैं, या ठंडा पानी पिया उसके बाद हम एकदम से गर्म चीज कोई ले रहे हैं। तो हमको हमेशा इन चीजों का ध्यान रखना है। गर्म सर्द जो बोलते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग भी बोलते हैं कि इसको इकट्ठा नहीं करना चाहिए। तो दीज आर द रीजंस कि हमारी ये चैनल्स को ब्लॉक करते हैं। हमें कभी भी इन चीजों को मतलब इकट्ठा नहीं करना है। अगर सर्द चीज खा रहे हैं तो कोशिश करें कि गर्म चीज, और अकॉर्डिंग टू, फिर आयुर्वेद में तो बहुत इलेबोरेट किया गया है, अकॉर्डिंग टू सीजन्स बोला कि सीजन में हमने क्या क्या खाना है, हमने कब क्या खाना है, मॉर्निंग में क्या खाना है, दिन में क्या खाना है, रात में क्या खाना है। तो ये एक इलेबोरेटेड टॉपिक है, लेकिन हम योग में आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि हमने इन चीजों का पालन करना है जिससे हमारे चैनल्स ब्लॉक हो जाते हैं और ये हमको कभी कोई ना कोई डिजीज हमें उत्पन्न कर देते हैं, कोई ना कोई बीमारी पैदा कर देते हैं। तो फर्स्टली हम अंडरस्टैंड करें, जो मैं प्राणायाम बोल रहा था, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम जो हम कॉमनली करते हैं और इसकी कोविड में काफी इंपॉर्टेंस है। अनुलोम विलोम इसको बोलते हैं हम। नाड़ी का मतलब मैंने बोला चैनल्स, शोधन मीन्स क्लीनिंग। हम कैसे अपने इन चैनल्स को क्लीन करें, दैट इज प्यूरिफिकेशन करें, नाड़ी शोधन प्राणायाम is a breathing technique that helps clear these blocked energy channel, thus calming the mind, calming the mind. हम अपने माइंड को काम करते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम कर से चैनल्स को ओपन करते हैं और उसके बाद माइंड हमारा काम हो जाता है। इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम है, इसको बी ब्रेथ बोला गया। इसमें हमें जैसे भंवरा, बी हम बोलते हैं भंवरे, भंवरा कैसी एक गुनगुनाने वाली आवाज निकालता है। अगर हम इसका एक पर्टिकुलर पोस्चर बोला गया है जिसको हम ये षण्मुखी मुद्रा बोलते हैं, कि हमने सबसे पहले अपनी ईयर्स को हल्का सा प्रेस करना है, बंद करना है, और फिर हमने ये वाली पोजीशन बनानी है और अपने आईज को क्लोज करना है। उसके बाद इनहेल करना है, डीप इनहेलेशन करनी है। तो जब हम इनहेल करेंगे उसके बाद हमको एक्सेल करना है एक आवाज निकालते हुए अपने गले से। तो बंद रहेगा। किया था सागर ने फोन, जरा करो। हम मुंह बंद कर रहे हैं, ये एक्सेल जो साउंड गले से आ रही है, ये हमारा पूरा जो हेड है, पूरा जो हमारा अभी करना, मगर नदी से पता इसको एक्टिवेट कर रहा है, इसको एक्टिवेट कर रहा है। हमारे गले के लिए बहुत अच्छा है। ये मेंटल डिसऑर्डर्स जितने भी हैं उनके लिए अच्छा है। स्ट्रेस एंजाइटी को दूर करता है, हाइपरटेंशन को दूर करता है, और हमारे जो आवाज है उसको और सुरीला बना देता है। नेक्स्ट
जो है वो है कपालभाति। कपालभाति इसको हम स्कल शाइनिंग बोलते हैं, मतलब ये हमारे स्कल को एक शाइनिंग मतलब एनर्जाइजिंग बना देता है, प्यूरिफाई कर देता है, इसको कपालभाति इसलिए बोला गया। इसमें हम फोर्सफुल एक्सलेशन करते हैं और पैसिव इनहेलेशन होता है, मतलब हम जब भी एक्सहेल करेंगे वो फोर्स के साथ करेंगे, उसमें हमारा एब्डोमेन हिलेगा, और जो हम इनहेल करेंगे वो थोड़ी बहुत सांस जो अंदर जा रही है वही लेनी है। तो ये अगर हम इसका डेली प्रैक्टिस करें तो हमारे जितने भी चैनल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, हमारे लंग्स साफ हो जाते हैं, और इसको 20 से 30 तक स्ट्रोक्स किए जा सकते हैं डेली, मतलब एक टाइम में, और उसको स्लोली बढ़ाएं आप 50 से 60 तक करें। शुरुआत में इसको 10-20 शुरुआत करें, और ऐसे हम एक टाइम में एटलीस्ट 30-40 राउंड्स करें, और उसके ऐसे 2 बार करें, 2 राउंड्स पे 30-30 स्ट्रोक्स करें, अगर इसका प्रॉपर बेनिफिट है। ऐसे ही नेक्स्ट जो प्राणायाम जो बेनिफिशियल है कोविड प्रिवेंशन में, वो है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम जो है ये, इसको करने का भी एक पर्टिकुलर तरीका है। इसको हम गले को कंस्ट्रिक्ट करते हैं और एक आवाज बाहर निकालते हैं। जैसे मैं एक बार करूंगा, हमने सांस बाहर निकाला, जब अंदर हम सांस लेंगे, नाक से सांस लेना है, जब अंदर लेंगे तो हम गले को अपने कंस्ट्रिक्ट करेंगे और एक आवाज निकलेगी कंस्ट्रिक्ट करने की वजह से। ये जो आवाज आ रही है इसमें आपके गले में कोई भी बलगम है, और जब भी गले में बलगम है या इस एरिया में हमारे जो बलगम है वो हमेशा कैचमेंट, उस कोई भी वायरस है या कुछ है तो उस पर हमेशा अटैच हो जाता है। ये ऐसा जो कफ हमारे इसमें बनता है, कोई भी वायरस, तो कोरोना हो या कोई और हो, ये अटैचमेंट ले लेता है। तो हमेशा हमारे गले को साफ करने के लिए इस प्राणायाम का हम यूज करें। हमेशा उसमें जो बलगम रहेगा वो कभी नहीं रहेगा अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं। और थायराइड से रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो भी उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। स्नोरिंग है, खराटे लेना, उसमें भी इंपॉर्टेंट है, और जो कफ तो है ही, कफ को निकाल देता है, साउंड क्वालिटी को और एनहांस करता है। और कुछ सीरियस कार्डियक डिसऑर्डर्स हैं, कोई हार्ट पेशेंट नहीं करना चाहिए, हाई बीपी वाले पेशेंट्स में नहीं करना चाहिए। अब हम आते हैं योगा प्रोटोकॉल पे। तो योगा जो प्रोटोकॉल जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने डेवलप किया है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक एफिशिएंसी, टू रिड्यूस स्ट्रेस, टू एनहांस इम्यूनिटी। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। तो अब इस प्रोटोकॉल जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने डिजाइन किया है, और इसको हम जो कोविड प्रिवेंशन है, जो ऐसे लोग जो अभी जो कोविड से पॉजिटिव नहीं है या पॉजिटिव हैं भी और वो काफी 1 महीने से ऊपर हो चुका है, उनको रिकवर हुए, तो वो भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फर्स्टली कोई भी प्रैक्टिस करने से पहले हमें लूजनिंग प्रैक्टिस या उससे भी पहले हमें प्रेयर करनी चाहिए। प्रेयर मतलब अपने आत्मा को, परमात्मा को, अल्लाह को, जो भी हम कर रहे हैं उसके अच्छे बेनिफिट्स हमें मिले, उसको प्रेयर करें, और थोड़ी देर अपने लिए टाइम निकाल के एक अलग जगह पे बैठ जाए। सबसे पहले लूजनिंग प्रैक्टिस करें। लूजनिंग प्रैक्टिस में क्या होता है कि हम अपने जॉइंट्स को ओपन करते हैं, आगे कुछ एक्सरसाइज जो आसन है उनको करने के लिए। तो सबसे पहले अपने बॉडी को वार्म अप करना है, उसके लिए वो लूजनिंग प्रैक्टिस है। नेक बेंडिंग हो गई, राइट लेफ्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड, फिर रोटेशन में नेक बेंडिंग है। ये हम 2 मिनट तक हर एक बेंडिंग करें, पहले राइट 2 मिनट, फिर लेफ्ट, मतलब इस तरीके से 2-2 मिनट का एक सर्कल बना। फिर हम उसके बाद ऐसे ही फिर नी की मूवमेंट्स है, ट्रंक की मूवमेंट्स है, ये अपने आप को एक्टिवेट करने के थोड़ा सा उसको करें। उसके बाद फिर आसन जो रिकमेंडेड आसन है उसमें स्टैंडिंग सीरीज में ताड़ आसन, अर्धचक्रासन, पाद हस्तासन, त्रिकोण आसन। ये कोविड प्रिवेंशन के लिए, अगर आप पूरा नहीं कर सकते तो ये 3-4 आसन जो बोले गए हैं, इनको 1-1 मिनट तक भी हम करें तो इनके बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं। इस सिटिंग सीरीज में कुछ आसन बोले जो हमें बैठ के करने हैं, खासकर कोई खड़े होकर नहीं कर पा रहा है तो वो इन आसनों को बैठ के भी कर सकता है। तो इसके अलावा सिटिंग सीरीज में अर्ध उष्टासन है, सिंह आसन है, मार्जरी आसन है, वक्रासन है।
इनको भी 1-1 मिनट तक किया जा सकता है। फिर प्रोन जो पेट के बल किए जाने वाले आसन है, ये मकर आसन है और भुजंग आसन है। 1-1 मिनट आप मकर आसन करें, 1 मिनट आप भुजंग आसन करें। फिर पीठ के बल जो लेट के आसन है, सेतु बंद आसन है, उत्तान पादहस्तासन है, पवन मुक्तासन है, मरकट आसन है और शवासन है। इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं हम 1-1 मिनट। फिर कुछ क्रियाएं, जैसे योग में षटकर्म का भी पार्ट है, उसमें कुछ क्रियाएं जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। ऐसे ही वात नीति है, मतलब इनहेल और एक्सहेल करना है, थोड़ा फोर्सफुल इनहेल, फोर्सफुल एक्सहेल, फास्ट। फिर कपाल भाती है, कपाल भाती मैंने पीछे आपको बताया है, इसको भी हम 2 राउंड 30-30 स्ट्रोक्स के कर सकते हैं। और प्राणायाम, प्राणायाम में नाड़ी शोधन, उज्जाई, भ्रामरी और ध्यान। अब कोविड के कारण बहुत सारा स्ट्रेस बना है लोगों में, तो वो ध्यान किया डेली सुबह और शाम 5 मिनट तक प्रैक्टिस करें। ध्यान कैसे करना है, आप अपने किसी भी चीज को जो आपको जिसको आप मानते हैं, चाहे वो अल्लाह है, भगवान है, उसके ऊपर एक ध्यान कंसंट्रेट करके अपनी आईज को बंद करके पूरे अपनी थॉट्स को बाहर निकाल के 5 मिनट तक स्टे करें। आपका पूरा बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। कोई भी जो नेगेटिव थॉट्स बॉडी में अपने माइंड में आ रही हैं वो एकदम से रिलीज हो जाएंगे। ध्यान का प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। ऐसे ही जल नीति एक क्रिया है। जल नीति मीन्स उसमें एक पॉट होता है, उसमें वार्म वाटर, ल्यूक वार्म वाटर हम मिक्स करते हैं और चुटकी भर नमक डाल के उसको हम नाक एक नॉस्ट्रिल में लगाते हैं और मुंह को ओपन करते हैं, मुंह से सांस लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो पानी होता है वो इस राइट नॉस्ट्रिल से अगर लेंगे तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आउट हो जाता है। तो ये हमारे नेजल क्लीनिंग करता है। इसको वीकली वंस करना चाहिए। कोविड इसलिए कोई भी नाक में आपके वायरस है या कोई भी ऐसी चीज है, धूल है, कोई मिट्टी है, कुछ भी है, वो इससे साफ हो जाता है। तो वीकली अगर हम वो जल नीति का अभ्यास करें तो हमारा नॉस्ट्रिल्स हमेशा क्लीन रहेंगे। ऐसे स्टीम इनहेलेशन जो रिकमेंडेड है वो भी करें। 1 या 2 दिन में एक बार करते रहें, गार्गलिंग करते रहें ल्यूक वार्म वाटर के साथ। ये हमें कोविड से प्रिवेंशन जो बचाती है कोविड होने से। कभी भी आपको कोविड से, ये कुछ मैंने पिक्चर्स देखे, जो फर्स्ट पिक्चर जो मैंने अभी बोला आपको, पहली जो पिक्चर है ये है इसकी जल नीति। तो इस तरह का एक पॉट होता है, उसको हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे या राइट नॉस्ट्रिल पे लगाएंगे तो पानी का फ्लो ऑटोमेटिकली, मुंह से सांस लेंगे तो पानी हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकलेगा। तो ये क्लीनिंग प्रैक्टिस है। तो कुछ आसन हैं जो मैंने पीछे भी बोले, जो हमारे चेस्ट को एक्सपेंड करते हैं, हमारे लंग्स को एक्सपेंड करते हैं। ऐसे कुछ आसन है, जैसे पहला ये गौमुख आसन है, ये मुख आसन है। तो इसकी हम प्रैक्टिस करें तो हमारी पूरे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। डेली अगर 2-3 मिनट भी हम प्रैक्टिस करें। ऐसे ही ये साइड बेंडिंग पोज है, तो ये भी करें। फिर पूरा कटी चक्कर आसन जो फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग है, ये करें, इससे हमारे पूरे लंग्स ओपन हो जाते हैं। उष्ट्र आसन है, ये करने से पूरा जो चेस्ट रीजन अब एक्सपैंड हो जाता है, शोल्डर्स हमारे खुल जाते हैं। पादहस्तासन है, ये करने से तो ये कुछ ऐसे नीचे भुजंग आसन है। तो ये कुछ आसन है जो स्पेशली कोविड प्रिवेंशन के लिए करने। तो हमें पूरा योग करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम ये भी प्रैक्टिस करें तो ये हमें कोविड प्रिवेंशन में तो हेल्पफुल है ही है, उसके अलावा बाकी जो बीमारियां हैं उनमें भी हेल्पफुल है। तो मैं इसी के साथ आज का ये सेशन कंप्लीट करता हूँ। कोई भी क्वेरीज है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो सेशन ओपन है। क्या सर? रेडियमो सर? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, कोई क्वेरीज वगैरह किसी की है तो ले सकते हैं। हाँ जी, अगर है कोई क्वेरी है आपको तो डॉक्टर साहब को आप पूछ सकते हो। और इन्होंने आज बहुत ही इंफॉर्मेटिव डिस्क्रिप्शन दिया सबका, चाहे प्राणायाम का हो, आसन का हो। सबसे पहले बेसिक्स तो यम नियम का,
उसके बाद पर्टिकुलरली हमें आइडिया नहीं होता है, जैसे हम सो के उठते हैं उसी टाइम हम कभी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं या आसन स्टार्ट करते हैं, मगर वो एक्चुअली वो टेक्निक नहीं है। टेक्निक है कि जैसे डॉक्टर साहब ने बोला आपको, सबसे पहले लूजनिंग एक्सरसाइज करो, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज है, मैंने कुछ लोगों को करते हुए देखा है, जैसे उठते हैं मुंह हाथ धोया तो बस स्टार्ट कर दिया, लेकिन इंपॉर्टेंट है जब आप सोए हुए होते हो उस टाइम आपकी सारी एट रेस्ट होता है, जैसे हार्ट बड़ा धीरे धीरे बीट करता है क्योंकि उसको ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता है, रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाती है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा वार्म अप करना है, जैसे उठना है थोड़ा आगे पीछे करना है, जिससे आप एक्लेमेटाइज हो जाए जब आप उठते। उसके बाद जैसे डॉक्टर साहब ने बोला बड़ी इंपॉर्टेंट है लूजनिंग एक्सरसाइजेस करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट है जैसे 3-4 चीजें उन्होंने बहुत अच्छी बोली हैं जो मेन बेसिक्स हैं। जैसे सुबह आप उठते हो, क्योंकि आपको जब आप आसन करोगे, गर्मियों का सीजन है या जो कोई भी सीजन है, आपको पसीने आएंगे तो डिहाइड्रेशन हो सकती है। वो प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले आपको हाइड्रेट करना है, कम से कम 100 to 150 ml का वाटर लेना है। अच्छा, जिनको थोड़ा भी कभी कभी लगता है कि थोड़ा जॉइंट्स में थोड़ी प्रॉब्लम है, जॉइंट्स में कुछ लग रहा है उनको, तो वो बेटर है कि उस टाइम आप पहले थोड़ा इसको मसाज करो। मसाज करने से क्या होगा, वो लुब्रिकेट हो जाएंगी, नरम हो जाएंगी, तो आप ऑटोमेटिकली उसके बाद आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो। दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट है वेट लिफ्टिंग, उसके बाद इमीडिएटली आपको कोई वेट उठाना नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज है, जैसे 2 के बीच में आपने आसन करने हैं, एक्सरसाइज करने हैं, आसन करने हैं, उसमें गैप रखो 10 to 15 सेकंड्स और 30 सेकंड्स गैप रखो, सो दैट कि मसल्स वापस अपनी टोन में आ जाए। जैसे आप कंट्रैक्ट कोई आसन करते हो उसमें मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं, तो आप इमीडिएटली दूसरा करते हो तो उस टाइम वो थोड़ा आपको मसल स्टिफनेस हो सकती है, इसलिए थोड़ा रुको फिर दूसरा आप स्टार्ट करो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्राणायाम में भी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी, बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें बोली हैं कि क्या कैसे करने हैं, कितना इंपॉर्टेंट है चेस्ट एक्सपेंशन के लिए, कितनी कितनी इंपॉर्टेंट जो कुछ आसन हैं। एक्चुअली सारे आसन ये बोल नहीं पाए हैं क्योंकि ये टाइम की कमी है। वैसे हम मॉर्निंग में 7:30 जूम पे हर दिन ये डिफरेंट हम जूम सेशन करते हैं, योगा सेशन करते हैं, उसमें प्राणायाम प्लस सब कुछ होता है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। और कल तो इंटरनेशनल योगा डे है, कल तो सबको योग करना चाहिए। जो जो चाहे हमारे जूम के थ्रू, सेशंस के थ्रू ज्वाइन कर सकता है। तो अब मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ पार्टिसिपेंट से, अगर किसी को क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है, डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। सर आप सभी को नमस्कार। मैं विनोद बंदराल, फिजिकल एजुकेशन टीचर बात कर रहा हूँ। तो सेशन काफी इम्प्रेसिव था, बहुत कुछ सीखने को मिला। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा एक क्वेश्चन है कि मान लो हम भुजंग आसन करते हैं या वज्रासन करते हैं, और वज्रासन का बेनिफिट ये बताया जाता है कि इससे जो है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है। तो मुझे ये जानना है कि इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है, मतलब हम भुजंग आसन के पोज में रहते हैं तो कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा? थैंक यू बंदराल साहब। डॉक्टर साहब सुन पाए आप? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी, एक्चुअली जो आपने वज्रासन राइट। कोई भी आसन ले लें आप, हम उसको सर बेनिफिट बताते हैं ना। मैं बता रहा हूँ जी सर। फर्स्टली जो वज्रासन आसनों, प्लीज म्यूट करेंगे अपने आप महीने पास से जी क्या था मुझे। जो वज्रासन है, वज्रासन की बात की, आसन हम कभी भी एम्प्टी स्टोमक, मतलब एम्प्टी स्टोमक ही रिकमेंड करते हैं। योग जो है वो एम्प्टी स्टोमक ही रिकमेंड करते हैं। लेकिन सबका माइक वो म्यूट करवा लो पहले, ये क्योंकि इतना इंटरेक्टिव, इतना अच्छा सेशन है, बीच में सबसे पहले वज्रासन की मैं बात करूंगा। जो वज्रासन है, वज्रासन में हम, ये एक इकलौता आसन है जो आफ्टर मील्स हम प्रैक्टिस करते हैं। बाकी पूरा योग एम्प्टी स्टोमक प्रैक्टिस करने को बोला गया है। खाली पेट मतलब खाना खाने के एटलीस्ट वो डाइजेशन हो चुका है,
आप वो सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट खाना खाने के 4 घंटे बाद आप योग कर सकते हैं। लेकिन एक ओनली वज्रासन ऐसा है जो आप खाना खाने के अर्जेंट, मतलब जैसे ही खाना खा लिया उसके बाद आप वज्रासन की स्थिति में बैठ जाए। वज्रासन क्या है? दोनों लेग्स को फोल्ड करना है, फोल्ड करके उनके ऊपर आपने हील्स के ऊपर आपने अपने पूरे बॉडी के भार को लाना है। तो जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमारी डाइजेशन में हेल्प करेगा। कैसे करेगा? सबसे पहले क्या करता है ये, हमारा अलाइनमेंट, हमने एकदम से खाना खाया है तो हम एकदम से अगर लेट जाएं तो लेटने से क्या होगा, जो फूड है हमारा पोटला टोटली वो स्टमक में ही रहता है और वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो सब हम जब खाना खाने के बाद हमेशा बोलते हैं कि थोड़ा सा वॉक करना चाहिए या खड़े खड़े रहना चाहिए, एकदम से लेटना नहीं चाहिए। तो वज्रासन अगर जो चल नहीं पाता तो उसको वज्रासन में बैठना चाहिए। वज्रासन में जब हम बैठते हैं तो हमारी स्पाइन तो एकदम स्ट्रेट रहती है, और जो हम अपनी लेग्स को बेंड करते हैं उनके ऊपर अपने बॉडी के भार, तो वो हमारा जो मसल्स है उनको स्ट्रेच करते हैं, और हमारी जो इंटेस्टाइन्स है उन पे थोड़ा बहुत प्रेशर आ जाता है, और कुछ ऐसे डाइजेस्टिव हार्मोन्स हैं जो इससे रिलीज हो जाते हैं। तो ये इसलिए रिकमेंड किया गया हमारी पूरी शास्त्रों में और जो योग की बुक्स है उनमें इसको बोला गया है कि इसको इमीडिएट आफ्टर डाइजेशन प्रॉपर करने के लिए वज्रासन एक ही आसन ऐसा रिकमेंडेड है जो करना चाहिए। दूसरा जो भुजंगासन बोला गया, भुजंगासन भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करता है, क्योंकि उसमें पूरी हमारा भुजंगासन हमेशा प्रोन पोजीशन में, मतलब पेट के बल लेट के किया जाता है। भुजंग का मतलब कोबरा, जो जिस तरह का कोबरा अपने फन को उठाता है उसी तरह से हमने अपने आप को ऊपर उठाना है, दोनों हथेलियों के बल अपने हाथ को ऊपर, अपने पूरा अपनी आप को अपनी नाभि के लेवल तक अपने आप को आगे से ऊपर उठाना है, और पीछे वाला जो पोर्शन है वो लेइंग पोजीशन में रहेगा। तो जब हम ये करेंगे तो हमारे नाभि से लेकर, मतलब हमारा जो इंटेस्टाइनल एरिया है वहां से लेके चेस्ट पूरी एक्सपेंड हो जाएगी। तो ये पूरा जो एरिया ये एक्सपेंड होता है, इससे हमारा पूरे ऑर्गन्स जो हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, ये एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये भी हेल्पफुल है हमारी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में। लेकिन ये खाली पेट कहीं करना चाहिए, ये खाना खा के एडवाइजेबल नहीं है। खाना खा के सिर्फ एक ही आसन एडवाइजेबल है, दैट इज वज्रासन। हाँ सर, कोई और क्वेश्चन? तो आपको आंसर मिल गया। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग एडीएमओ सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर, डॉक्टर वंदना दिस साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू डॉक्टर साहब, इट वाज रियली वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, बहुत अच्छा रहा आपका। बड़े अच्छे से आपने अष्टांग योग के बारे में बताया हमें, एक ही चीज एक्सप्लेन करके ब्रश अप हो गया सारा पुराना वाला। चलो अच्छा, एक्चुअली सर मेरे ये था माइंड में, एक तो आपने बताया कि ये कोविड प्रिवेंशन के लिए, प्लस आफ्टर 1 मंथ जिसको हो गया कोविड उसके बाद पोस्ट कोविड, लाइक किसी को अगर कोरोना हो गया तो हम उनको क्या रिकमेंड करें? लाइक भ्रामरी प्राणायाम है कोई पर्टिकुलर या वैसा कोई जो उनको क्या हम उनको बोल रहे हैं कि आप ये कर सकते हैं या ड्यूरिंग पेशेंट्स जो फर्स्टली जो जी सर, जैसे एक्यूट सिम्टम है अभी उसको कोई तो हम क्या पहले तो मैं उनकी बात करूंगा जो एसिम्टोमेटिक के लिए एज इट इज ये चीज वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिनको कोई सिम्टम नहीं। हाँ जी, वो तो करेंगे जी। ठीक है जी। जो सिम्टम्स हैं अब उसमें हमें एकदम से, क्योंकि उनकी कंडीशन को देख के ही आप अगर डॉक्टर हैं तो आप उनको देख के ही वो चीज एडवाइस करेंगे। कभी भी सर वही कह रही हूँ, जैसे अभी एक्यूट सिम्टम है, जैसे कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो 2-4 प्रैक्टिसेस मैं बताता हूँ जो कंपलसरी उनको करवा सकते हैं। जी फर्स्टली इज डीप ब्रीथिंग। जी जी सर। हाँ, कोई भी सिम्टम है उसको, अगर ब्रेथलेसनेस हो रही है या कुछ या कोई और प्रॉब्लम है, तो ब्रीथिंग एक इकलौती ऐसी चीज है जो उसको पूरी मतलब लंग्स को भी एक्सपेंड करेगी, ऑक्सीजन की भी पूर्ति करेगी, और उसकी रिकवरी में फास्ट रिकवरी करेगी। क्यों जी सर? सिंपल इनहेलेशन एक्सहेलेशन, लाइक डीप इनहेल करो, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन लेवल जब बढ़ जाएगा तो हमारी रिकवरी एकदम से फास्ट हो जाएगी, चाहे हमें कोई भी सिम्टम है। जी जी जी। मगर उसको करने का तरीका है कि हम इनहेल प्रॉपर्ली थोड़ा लंबा इनहेल करें, थोड़ी देर रिटेन करें और फिर एक्सहेल करें।
जी सर। आप ज्यादा रिटेन करने को नहीं बोल सकते उनको, लेकिन एक एक हार्डली कुछ सेकंड्स के लिए 2 सेकंड 3 सेकंड इस तरह से उनको आप रिटेन करने को बोलिए। जी सर। दूसरा जो है नाड़ी शोधन हम उनसे करा सकते हैं, अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग जो बोलते हैं, ये इसके जी, भी जी। कुछ राउंड हम 5 से 6 राउंड उनको करने को बोल सकते हैं। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है एक तो भ्रामरी प्राणायाम। जी सर, भ्रामरी का प्राणायाम मेरे को पता था। ये जी क्योंकि जी कोविड में मोस्टली स्ट्रेस रहता है, जी जी जी। तो स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए वो भी हमारी फास्ट रिकवरी करेगा अगर हम भ्रामरी प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे। और ध्यान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान भी एक जी सर। इसका। तो ये मैं उन लोगों के लिए बोलूंगा जो लोग अभी कोविड से जूझ रहे हैं या उनको कोई सिम्टम्स हैं, वो इन चीजों की, क्योंकि फिजिकली वो इतने ही नहीं है कि कोई आसन कर पाए, तो जी सर। उनको प्राणायाम, सिंपल प्राणायाम की प्रैक्टिस करें, इससे उनको बहुत लाभ होगा, बहुत ही बेनिफिट। सर हम जैसे बोलते हैं ना कि उल्टा होकर लेटना, मतलब चेस्ट के ऊपर प्रेशर पड़े हाँ, जिससे, तो मैं पिल्लो उसको रख के, भूल गया, तो उसमें मकर आसन मतलब की हम कोई स्थिति जो, आसन, हाँ वही सर, हाँ, मकर आसन